सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज डीजे और आप सभी लोग अब एक्टिविटी यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का सेकंड टर्म के हिसाब से जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है उसमें से 6 चैप्टर जो है वो आ रहा है। तो अब हम ज्योग्राफी की चीज़ें भी करेंगे जो टर्म 2 के अंदर आ रहे हैं चैप्टर, जो सारे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 20 मिनट की क्विक सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने कंप्लीट स्ट्रैटेजी के हिसाब से समझना है कि पूरे चैप्टर में क्या है तो वीडियो में 20 मिनट तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसे सुरहाने सफ़र की तरफ लेके चलूँगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्टिविटी सही मायने में सेकेंडरी एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है और इसके सारे डायमेंशन को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर में ना मेन बता रखा है सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में। नेचुरल रिसोर्स आप सभी लोगों को पता है, जिनको हम बना नहीं सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को, उस नेचुरल रिसोर्स में थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को ऐड करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट अगर हमने बना दिया तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी आ जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर भी बोला जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझना होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आयरन ओर है। अब ऑफकोर्स इसके अंदर कंटेंट होता है आयरन का। आयरन में हम कह सकते हैं कि अब ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इस नेचुरल रिसोर्स के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कॉटन के बारे में। कॉटन में हमने थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और उसके बाद उसको बना दिया थ्रेड में, धागे में बना दिया, और धागे से फिर हमने बना दिया कपड़ा। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी। आयरन ओर की बात यही थी कि आयरन ओर से हमने क्या कहते हैं, इसको इकट्ठा करा ज़मीन के अंदर से, देन हमने इसको हाईली हीट जनरेट करके इसमें से लोहा निकाल लिया। तो ऑफकोर्स ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, यानी कि सेकेंड एक्टिविटी इसमें कहलाती है। और बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको है नहीं। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप स्टील का देख ले, प्लांट का देख ले, लोहे का देख ले, एक जहाज बनाने से लेके जहाज के पार्ट तक और एक सुई बनाने से लेके एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी से डिपेंड करता है। यानी कि आयरन और अगर एक क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्स है, सो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि घर में छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी की वजह से ही हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब जैसे कि अब इस एक्टिविटी में मैनुअली भी चीज़ें होती है, ऑटोमेटिकली भी होती हैं, तो ऑफकोर्स वो तो हमें बाद में देखना पड़ेगा। देखो, सेकेंडरी एक्टिविटी पूरी तरीके से फैक्ट्री के अंदर होती है। आप घर के अंदर भी छोटे लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमें चीज़ों को चलाने की बात हो, तो हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मास प्रोडक्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और इनिशियल प्रोडक्ट के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ों के लिए हमें स्पेशल ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें मानवीकृत नहीं बल्कि मशीनरी भी रखनी पड़ती है मास प्रोडक्शन करने के लिए। अब हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी बहुत टाइप की होती है, तो इसीलिए हमने उसका बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन करा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है जिसमें मास प्रोडक्शन होगा, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें उसमें स्किल लेबर चाहिए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हमने हर किसी को अलग अलग टास्क दे देते हैं इसमें हम, क्योंकि मेन बात है कि लार्ज स्केल पे अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करा जाएगा तो वो छोटे लेवल पे नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट में मान लीजिए कि आप सिर्फ फ़ोन बना रहे हैं, फ़ोन का एक बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के ऊपर कवर चढ़ाने का होगा। तो ये होता है टास्क मैनेजमेंट करना। छोटे से छोटे काम को बांट दिया जाता है जिसकी वजह से काम बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। ऐसी सेम हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आपको पता है कि कोई भी वर्कर जो है ऑफकोर्स काम नहीं कर सकता, हमेशा एडवांस स्टेज तक जाने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल इनोवेशन में आप देख सकते हैं कि समय समय पे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसमें रिसर्च एंड डेवलप टीम जो होती है वो उसको और अच्छा बनाती रहती है। तो ऑफकोर्स ऐसा होता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेरिफिकेशन यानी कि स्थिरीकरण, हम क्या कर देते हैं, मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सारे स्टेप को रिड्यूस करते चले जाते हैं। इसका पार्ट ये होगा, इसका पार्ट ये, उसका पार्ट होगा। तो R&D टीम जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट ये भी देखती है
कि किसका क्या काम होना चाहिए, किसका क्या काम होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें मजदूर होंगे तो उनका काम क्या होगा, मैनेजर होंगे तो उनका काम क्या होगा, कोई हेड होगा, कोई सेल्स मैनेजर होगा तो उनका क्या काम होगा। इसकी वजह से सारे कामों को हम बांट देते हैं अलग अलग लेवल पे। इसीलिए हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं सिर्फ वो फैसला लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंपनी बनती है तो उसमें किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसीलिए बड़े लेवल पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही होती है। अब हमें इतना अच्छे तरीके से पता है कि कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहीं पे भी हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो पूरी तरीके से अनइवन होगा। अनइवन होने का कारण ये है कि हर जगह पे मैं कह सकता हूँ कि हमें रॉ मटेरियल एक्सेस नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको चीनी की फैक्ट्री खोलनी है, चीनी की फैक्ट्री खोलने के लिए आपको गन्ने की जरूरत पड़ेगी। गन्ने की जरूरत अगर आपको पड़ेगी तो आप चीनी की फैक्ट्री असम में नहीं खोल सकते। तो सिंपल सा ये है कि अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको समझ में आ गया कि अगर सेकेंडरी एक्टिविटी करनी है तो भी उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने शुगर बना भी दिया तो शुगर बनाने के बाद आप उसे बेचेंगे कहाँ पे, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। मार्केट का मतलब यही होता है, कच्चा माल, फैक्ट्री खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेकेंडरी एक्टिविटी करनी है तो कच्चा माल आपको रॉ मटेरियल इजी ट्रांसपोर्टेशन के तहत मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। आपको लेबर मिलनी जरूरी है। आपने फैक्ट्री खोल ली बहुत कोने में कहीं जहाँ पे लेबर आ ही नहीं पा रही, काम करने के लिए लोग ही नहीं आ पा रहे, तो ऐसी इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मैनुअल लेबर चाहिए होता है, किसी में स्किल चाहिए होता है, किसी में सेमी स्किल चाहिए होता है, किसी में फुल्ली स्किल बंदे चाहिए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके काम के ऊपर। और किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफकोर्स एनर्जी के एक्सेस की ज़रूरी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, मान लीजिए आपने कोल उद्योग कोई खोला है, कोई एल्यूमिनियम उद्योग खोला है, आपने कुछ पेट्रोकेमिकल के लिए कुछ खोला है, तो आप ये क्या सोचेंगे कि लाइट बार बार जाती रहे? ऑफकोर्स आप लाइट नहीं जाने देंगे क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी काम को बहुत तेज़ी से बूस्ट करने के लिए, तो ये तो है ही ज़रूरी। और सरकार की नीतियों के खिलाफ आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है जो प्रदूषण फैला रही है, तो सरकार की नीतियों के खिलाफ हो गई ना। तो इसीलिए आप सरकार की नीतियों के खिलाफ जाके नहीं कुछ भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार की सेकेंडरी एक्टिविटी करनी हो। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं कि एक कंपनी का लिंक दूसरी कंपनी से जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं बेस इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए कि एक आयरन एंड स्टील कंपनी बनाने वाली का काम है सिर्फ चादर बनाना, वो सिर्फ चादर बनाती है, तो एक कंपनी उस पर डिपेंड होती है कि उनसे चादर खरीदती है, और दूसरे लेवल पे फिर वो छोटे लेवल पे मशीनों को मतलब मान लीजिए कि आप एक कॉपी की फैक्ट्री खोलने वाले, कॉपी की फैक्ट्री, इस कॉपी की फैक्ट्री के लिए आपने क्या करा, आपने बहुत बड़े लेवल पे क्या कर दिया, बहुत बड़े लेवल पे आपने कॉपी की फैक्ट्री तो खरीद ली, लेकिन क्या कहते हैं बड़े लेवल पे जो आप पेजेस लेते हैं, पेजेस, वो पेजेस आप बना रहे हैं, लेकिन आपने छोटे लेवल पे क्या करा, पेजेस को कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री पर डिपेंड है जो पेजेस बना रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से लिंक होती है और जुड़ाव होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने क्लासिफिकेशन करा हुआ है कि साइज के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से और ऑनरशिप के हिसाब से। एग्जांपल के लिए साइज का देखें तो कॉटेज है, स्मॉल है, लार्ज है। तो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत छोटे लेवल पे होती है, घर ही के लोग काम करते हैं, पैसा कम लगाना पड़ता है। तो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, आपने मार्केट से क्या करा, आपने नेचुरली बेसिस पे मान लीजिए मिट्टी ले लिया, आपने मिट्टी से आप मटका बना दे रहे, मटका बना के बेच दे रहे, तो ये भी तो सेकेंडरी एक्टिविटी है। आप अपने घर के अंदर चावल उगा रहे हैं, खेतों में चावल उगा रहे हैं, चावल से आपने चावल का आटा बना दिया, वो बेच रहे, तो वो भी तो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो छोटे लेवल पे है ये। तो जैसे मान लीजिए मटके का आपने लकड़ी अपने घर की पेड़ की काटी और उससे आपने खाट बनाई, वो बेची, तो वो छोटे लेवल पे। अब स्मॉल लेवल पे मैं कह सकता हूँ जैसे कि विनिर्माण छोटे, जिसमें सेमी लेबर की जरूरत पड़ती है, छोटे लेबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, घर की महिलाएं भी काम कर सकती है, और छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और लोगों को फायदा होता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। पर बड़े लेवल पे अगर आपको इंडस्ट्री करनी है तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज मार्केट आ जाती है। लार्ज मार्केट में हमें स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल बहुत चाहिए, और यहाँ पे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि पूरा तरीके से कन्वेयर बेल्ट होता है, जिसमें हमें पूरी बड़ी टीम चाहिए होती है, क्योंकि ये भी एक तो मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे कच्चे माल के आधार पर भी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री बेस्ड होती है।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर से प्राप्त जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे अचार की इंडस्ट्री है, कोई जूस की इंडस्ट्री है, या मैं कह सकता हूँ कोई क्या कहते हैं चाय की इंडस्ट्री है, तो वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे वो है ना। मसालों की इंडस्ट्रीज है, तो ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ड है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड मतलब जो भी रॉ मटेरियल मिनरल पे बेस्ड है, जो प्रकृति ही बनाता है, तो वो इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। उसमें से फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्री अलग आ जाएगी। फेरस जो पूरी तरीके से लोहे से काम कर रही है, और नॉन फेरस जो लोहे से संबंधित काम नहीं कर रही है, सीमेंट फैक्ट्री है, वो ऑफकोर्स नॉन मेटालिक इंडस्ट्रीज में आ जाती है, तो इसीलिए ये इंडस्ट्री अलग है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑफकोर्स केमिकल बेस्ड, पेट्रोकेमिकल बेस्ड, ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री, ये सारी की सारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, कोल, वुड, ये सारी क्या कहते हैं अलग है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें लकड़ की जरूरत पड़ती है हमें, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे बहुत व्यापारी होते हैं जो ऑफकोर्स फर्नीचर बनाते हैं, तो उनको फॉरेस्ट से काम होता है। हाथी के दांत बनाने वाले, चमड़ा बनाने वाले, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इतना आपको पता होना चाहिए। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग जानवरों को पालते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। इस एग्जांपल के लिए आप कहेंगे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, ये तो नेचुरल लोग हैं और इसी को बेच दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक क्या कहते हैं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट देने के बाद उसको मैं कह सकता हूँ कि फिर उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी जैसे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में चमड़ा बनाने वाले लोग है ना, तो ये भी तो वही है ना कि चमड़ा ऐसी थोड़ा बन जाएगा कि आपने उसको मारा और मार के उसकी खाल निकाली, नहीं। लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी अलग होती है, जैसे कि हम इनके जो खाल होती है उनको निकाल के, भेड़ों की खाल निकाल के ऊन बनाते हैं, तो ये भी तो एक इंडस्ट्री है। हाथी के दांतों का इस्तेमाल करके ऑफकोर्स यहाँ पे चूड़ियाँ होती है वो बनाई जाती है, तो ये एक इंडस्ट्री है। बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, तो आउटपुट एंड प्रोडक्ट में बेस्ड इंडस्ट्री आती है। जैसे कि मान लीजिए ये इंडस्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ कपड़ा बनाया, अब इससे कपड़े से रिलेटेड एक इंडस्ट्री होगी जो ऑफकोर्स सिलने के बाद मेन कपड़ा बना देगी, तो ये तो पूरा फैब्रिक बना रही है और ये कपड़ा बना रही है, तो ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिसे हम बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने बहुत बड़ी टीन की वो बनाई, ऑफकोर्स स्टील वाली जो छोटी छोटी पाइप बनाने वाले लोग होंगे वो इनसे डील करेंगे, तो ये अलग होगी। कंज्यूमर गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री, ऑफकोर्स ये इंडस्ट्री तो यही होती है, ये हम लोग नहीं बनाते, वो दुकान वाला बस बनाता है और बेचता है, वो दुकान वाला तो सिर्फ बेचता है, बनती कहीं और से। तो ये तो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री जो डायरेक्टली डेली बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। दूसरा है ऑनरशिप बेस्ड। देखो ऑनरशिप बेस्ड में सरकारी इंडस्ट्री वो होती है सरकार के अंडर में, तो पब्लिक बेस्ड है। पब्लिक के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, अब ये भी प्राइवेट होती जा रही है, लेकिन सरकार के थ्रू चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सरकारी इंडस्ट्रीज है। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल जैसे कच्चा तेल होता है, ज़मीन से निकाला, नेचुरल है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इनपुट देने के बाद उसको अच्छा बना दिया, तो ऑफकोर्स वो सर्विस सेक्टर में मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी में ही आ गया हो। और उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्री किसी इंडिविजुअल एक बंदे की हो सकती है, तो जैसे अमेजॉन। कोऑपरेटिव बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही होती है, तो वो जॉइंट इंडस्ट्री कहलाती है, जैसे हम सहकारी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि बहुत कई सालों से इंडस्ट्रियां चल रही थी। इंडस्ट्रीज में ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री में कह सकता हूं, जैसे कोल की इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग इसी में काम करते थे, बहुत सारे हाई डेंसिटी के लोग इसी में काम करते थे, और ऑफकोर्स पुअर सर्विस और इन्फीरियर क्वालिटी होने की वजह से अब इसमें लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जर्मनी का एक जीता जाता एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि कई सालों तक जर्मनी कोल, आयरन, ये सारी चीज़ें इनकी इकोनॉमी को मजबूत करने का, इनकी इंडस्ट्री को मजबूत करने का सबसे इंपॉर्टेंट यही कारण था कि रोम में 80% इस्पात के केंद्र वहीं पे पाए जाते थे, और केमिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी यहीं पे थी। लेकिन ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोफेशनल वर्कर चाहिए, और हाई स्केल स्पेशलाइज्ड वर्किंग क्लास होनी चाहिए। रोबोटिक यूज़ असेंबली भी इस्तेमाल की जा सकती है अच्छे खासे क्या कहते हैं व्यापार के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, वो क्या देती है वो हमें पता है। उसके बाद एक फीचर्स आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का भी अपना अलग ही इतिहास है। पहले हैंडीलूम था, उसके बाद पावर लूम बना, देन बाद में तो मिल सेक्टर के अंदर ही आ गया। पहले लोग घरों के अंदर बनाते थे, तो सेमी स्किल लेबर वर्कर, स्मॉल कैपिटल, थोड़ा बहुत लोगों को काम मिल जाता था, कपड़ा लोग बनाते थे। लेकिन बाद में फिर पावर लूम आया, बिजली चलने वाले यंत्र आए, लोगों ने इनसे कपड़ा बनाना चालू करा, लेकिन ये भी हटा, तो फिर मिल सेक्टर के अंदर लोगों ने हाई लेवल पे जो क्लोथ्स थे वो बनाने चालू कर दिए। लेकिन अब ऑफकोर्स
ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट को बहुत दिक्कत हो रही है क्लोथ्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि बाहर की जो फैक्ट्रीज है वो आ चुकी है और आज की डेट में हम लोग जो कॉटन से बनाए हुए क्लोथ्स हैं वो पहनना कम पसंद करते हैं, लेकिन जो फैब्रिक क्लोथ्स होते हैं उनको लोग ज़्यादा पहनते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये भी है, मतलब मेन नुकसान तो यही है। ठीक है, तो पूरा इस चैप्टर के अंदर यही था। सेकेंड डे एक्टिविटी के लिए मैंने क्विक रिवीजन 20 मिनट में आपको दे दिया है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। चैप्टर से पहले जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम या आपका मेन बोर्ड का एग्जाम जब भी होगा, उससे पहले हम टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्विक रिवीजन देने की कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।